मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 27 है और ये आपके ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित है। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। आज जो प्रश्न रखे गए हैं वो आसान भी हैं और बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट भी हैं, जो आपकी परीक्षा में आने की पूरी काबिलियत रखते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके पास सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। अगर आपने मुखिया सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, तो आज ही जुड़े मुखिया सेविका गरिमा बैच से केवल 505 रुपए में। इसमें मिलेगी आपको सभी क्लास और पीडीएफ, जिनसे पढ़कर आपकी नौकरी होगी पक्की। तो देर किस बात की, गरिमा बैच से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो इससे पहले कि मैं आपका टॉपिक शुरू करूं, आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा। और प्लीज अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज है आपका मॉक टेस्ट नंबर 27। इससे पहले आप मॉक टेस्ट 26 कर चुके हैं और काफी अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। आज का आपका प्रश्न है कि वर्तमान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वर्तमान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का 76 प्रश्न है, संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताइए। प्रश्न है आपका, संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके ए क्रेच, बी बालवाड़ी, सी शिशु स्कूल या धाय घर या डी रिमांड घर। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताइए जल्दी से। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 76 का। तो 76 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्रेच कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेच कहते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये संस्थाएं सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं जिसमें गरीब माँ बाप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं और वे अपने बच्चों को घर की बजाय इन संस्थाओं में छोड़ देते हैं तथा फिर शाम को ले लेते हैं। क्लियर है आपको? क्रेच क्या होता है? क्रेच 1-2 वर्ष के शिशुओं की देखभाल के लिए एक सार्वजनिक स्थान है जहां शिशुओं के पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है। क्लियर है आपको? बालवाड़ी शिशु घर ये क्या है? इसमें 26 वर्ष आयु तक के बच्चों की दो देखभाल देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ 26 नहीं होगा, ठीक है? क्लियर है आपको? यहाँ 2.5 से 2.5 से 6 होगा, ठीक है? 2.5 से 6। क्लियर है आपको? ये गलत लिखा है यहाँ पर। 2.5 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और बच्चों को पोषक पदार्थ दिया जाता है। क्लियर है आपको? पोषक पदार्थ दिया जाता है। तो ये 2 यहाँ पर गलत लिखा है और यहाँ पर ये 26 नहीं होगा, 2.5 से 6 होगा। तो मतलब 2.5 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखभाल की जाती है और शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और बच्चों को पोषक पदार्थ दिया जाता है। जब मैं पीडीएफ आपको दूंगा तो उसको ठीक करवा दूंगा, तो आप उसकी चिंता मत करिए। रिमांड घर की बात करते हैं तो इसको सुधार गृह भी कहा जाता है। इसमें 12 से 18 वर्ष तक के किशोरों को रखा जाता है। क्लियर है आपको? तो जो बाल अपराधी होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है रिमांड घर में। क्लियर है आपको?
आपका अगला प्रश्न है 77, प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं, बताइए प्राकृतिक प्रसव को क्या कहते हैं? यह स्वाभाविक प्रसव या कृत्रिम प्रसव या इंस्ट्रूमेंटल प्रसव या जटिलतापूर्ण प्रसव? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बहुत ही आसान उत्तर होगा इसका। ये कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न है, कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, चाहे उसने पढ़ाई की हो या ना की हो। बताइए प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं, बताइए। तो 77 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 77 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वाभाविक प्रसव। क्लियर है आपको? क्या है? स्वाभाविक प्रसव इसका सही उत्तर है। तो ये कॉमन सेंस का उत्तर था कि प्राकृतिक प्रसव क्या होगा? जो स्वाभाविक रूप से होता है, कृत्रिम तो वो प्राकृतिक रहेगा नहीं। और इंस्ट्रूमेंटल मतलब जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं वो भी प्राकृतिक नहीं रहेगा। जो जटिलतापूर्ण हुआ है वो भी प्राकृतिक नहीं रहेगा। क्लियर है आपको? तो 77 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। प्राकृतिक प्रसव को सामान्य या स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है। सामान्य प्रसव भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हर एक गर्भवती स्त्री 9 माह अपने गर्भाशय में रखने के बाद बिना किसी विशेष परेशानी के बच्चे को जन्म देती है। क्लियर है आपको? तो एक एक चीज आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है और हर एक चीज आपको अपने दिमाग में बसानी है, ताकि पेपर में जब भी प्रश्न आए तो आपकी कोई भी चीज गलत ना हो। लगभग 80 से 85% महिलाओं को सामान्य प्रसव होने की संभावना होती है, परंतु कुछ स्थितियां जिसमें मां या बच्चे की जान को खतरा होता है, उनका प्रसव सर्जरी के द्वारा गर्भाशय को काटकर शिशु को बाहर निकाला जाता है। क्लियर है आपको? तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें मां या बच्चे की जान को खतरा होता है, वहां पर क्या किया जाता है? एक सर्जरी की जाती है जिसमें पेट को काटा जाता है, फिर गर्भाशय को काटा जाता है और फिर शिशु को बाहर निकाल लिया जाता है। क्लियर है आपको? सर्जरी का मतलब ऑपरेशन के द्वारा। क्लियर है आपको? सामान्य भाषा में जिसे ऑपरेशन कहते हैं उसे मेडिकल भाषा में सर्जरी कहते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 78, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डॉट 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 ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं? सॉरी। ए प्रथम, बी आरंभिक, सी तृतीय, डी अंतिम। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डॉट 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 ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। ए प्रथम, बी आरंभिक, सी तृतीय, डी अंतिम। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है 78 का, वो क्या है? ए है, प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। क्लियर है आपको? तो गर्भावस्था के प्रथम 3 माह प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। 79 का क्वेश्चन है आपका कि 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण क्या कहलाता है? बताइए 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण क्या कहलाता है? फीटस कहलाता है या भ्रूण कहलाता है या युग्मनज कहलाता है या अंड कहलाता है? बताइए। गर्भावस्था का क्वेश्चन है आपका, आपके सिलेबस में गर्भावस्था टॉपिक दिया गया है, वहां से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। तो 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण क्या कहलाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ए फीटस कहलाता है, बी भ्रूण कहलाता है, सी युग्मनज कहलाता है या डी अंड कहलाता है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण क्या कहलाता है? तो 79 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो ए है, फीटस कहलाता है। क्या कहलाता है? फीटस। क्लियर है आपको? तो 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं इंग्लिश में, फीटस कहलाता है। क्लियर है आपको? यह भ्रूण काल के बाद आता है। इस अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। क्लियर है आपको? पहली अवस्था में बन चुके स्वरूप के आकार एवं क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका 80, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है? बताइए हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल क्या है? इसको ए बी सी डी में से आपको पहचानना है। तो ऑप्शन ए है आपका पॉलीफिनॉल, बी है आइसोफ्लेवोनाइड्स और सी है आपका फ्लेवोनाइड्स और डी है आपका करक्यूमिन। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है, क्या है बताइए? पॉलीफिनॉल है या आइसोफ्लेवोनाइड्स हैं या फ्लेवोनाइड्स हैं या करक्यूमिन है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 80 का सही ऑप्शन है आपका, वो डी है। क्या है? डी है। क्लियर है आपको? डी है आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल करक्यूमिन है। क्या है? करक्यूमिन है। क्लियर है आपको? कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिटेल वाले होते हैं, कुछ क्वेश्चन सीधे-सीधे होते हैं। सीधे-सीधे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी होंगे, उन्हें आपको बस ध्यान से पढ़ना है और आपको एक-एक चीज याद हो रही होगी। अगला क्वेश्चन है आपका 81, ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें क्या होता है? बताइए। ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें क्या किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवियों को निकालना। ऑप्शन बी है आपका खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को मारना। ऑप्शन सी है आपका खाद्य के एंजाइम को अक्रियाशील बनाना, या ऑप्शन डी है रासायनिक क्रिया को देरी करना। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 81 है ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें क्या सही होगा? तो 81 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है। कौन सा है? बी उत्तर बिल्कुल सही है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को मारना। क्लियर है आपको? ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें हम क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को मारना। तो ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारा जाता है। ब्लाचिंग गर्म पानी या भाप द्वारा की जाती है जिससे खाद्य पदार्थों में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रकीर्णों को नष्ट करके उसे खराब होने से बचाया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 82, अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? अम्लीय पीएच में, या क्षारीय पीएच में, या न्यूट्रल पीएच में, या उपयुक्त सभी में? बताइए अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए। बताइए अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं अम्लीय पीएच में, या क्षारीय पीएच में, या न्यूट्रल पीएच में, या उपयुक्त सभी में? तो 82 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, न्यूट्रल पीएच में। किसमें? न्यूट्रल पीएच में। अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया न्यूट्रल पीएच में विकसित होते हैं। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका, यदि मूंगफली को अस्वच्छकर स्थान पर रखा जाता है तो उनमें किस सूक्ष्म जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक है? बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यदि मूंगफली को स्वच्छ कर स्थान पर रखा जाता है तो उनमें किस सूक्ष्म जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक है? अर्गोट, या फ्यूजेरियम, या एफ्लाटक्सिन, या पेनिसिलियम? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एबीसीडी में? यदि मूंगफली को अस्वच्छकर स्थान पर रखा जाता है तो उनमें किस सूक्ष्म जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक है? तो इसका जो सही ऑप्शन है कौन सा है? 83 का सी ऑप्शन, एफ्लाटॉक्सिन। क्लियर है आपको? एफ्लाटॉक्सिन इसका सही उत्तर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यदि मूंगफली को अस्वच्छ कर मतलब जो स्वच्छ नहीं है स्थान पर रखा जाता है तो उनमें एफ्लाटॉक्सिन नामक जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। एफ्लाटॉक्सिन विभिन्न जहरीले कार्सिनोजेंस जो कुछ मोल्डों विशेष रूप से एस्परजिलस प्रजातियों द्वारा निर्मित होते हैं। इस जीवाणु द्वारा स्वीट कॉर्न, गेहूं, बाजरा, कसावा, चावल, मिर्च आदि शीघ्र प्रभावित होते हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? बताइए प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? 50 ग्राम, या 0.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का वजन, या 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का वजन, या 2 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का वजन? तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। ए सही होगा, या बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी सही होगा? जल्दी से बताइए।
84 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का वजन। मान लीजिए किसी का वजन 45 है, तो उसको कितनी आवश्यकता होगी प्रोटीन की? 45 ग्राम की ही आवश्यकता होगी। क्लियर है आपको? जितने किलो का है उतने ग्राम की प्रोटीन की आवश्यकता होगी। क्लियर है आपको? तो यहां पर जब 45 से 45 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा पर 1 केजी। ठीक है? 1 ग्राम प्रति 1 केजी। क्लियर है आपको? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो वृद्धावस्था में पाचन तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है, इस कारण वृद्ध लोग भोजन कम ग्रहण करते हैं। शरीर के भार के मुताबिक प्रतिदिन 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो की वजन के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है ग्राम प्रतिदिन में। बताइए। 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है ग्राम प्रतिदिन। तो 50 ग्राम या 57 या 63 या 68। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है ग्राम प्रतिदिन में। तो 85 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। 50 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों को। क्लियर है आपको? तो सामान्य अवस्था में पुरुष के दैनिक आहार में प्रोटीन की मात्रा 55 ग्राम तथा स्त्री के आहार में 45 ग्राम होती है। लेकिन 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन की संस्तुत दैनिक मात्रा 50 ग्राम होती है तथा इसी उम्र की किशोर लड़कों की प्रोटीन की मात्रा 60 ग्राम प्रतिदिन तक होती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, पीने के पानी का टीडीएस होना चाहिए। बताइए, पीने के पानी का टीडीएस क्या होना चाहिए? 10 से 50 एमजी प्रति लीटर या 300 से 500 एमजी प्रति लीटर या 500 से 600 एमजी प्रति लीटर या 50 से 150 एमजी प्रति लीटर। तो बताइए पीने का पानी का टीडीएस क्या होना चाहिए? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पीने के पानी का टीडीएस होना चाहिए। तो जिनके घर पर प्यूरीफायर लिखा होगा वो टीडीएस से भली भांति परिचित होंगे कि क्या होता है टीडीएस। ठीक है? पानी की शुद्धता को मापने का मापक है। तो पीने के पानी का टीडीएस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बताइए। तो 86 का जो सही ऑप्शन है वो डी है। 50 से 150 एमजी प्रति लीटर होना चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पीने के पानी का टीडीएस 50 से 150 एमजी प्रति लीटर होना चाहिए मिलीग्राम। पीने के पानी में अनेक प्रकार खनिज लवण, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसों के एक निश्चित अनुपात से अधिक अथवा अन्य अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थ घुले होने से प्रदूषित हो जाता है। क्लियर है आपको? अनेक कीटाणुनाशक पदार्थ, अपत्रनाशक पदार्थ, रासायनिक खाद्य, औद्योगिक अपशिष्ट, वाहित मल आदि का जल प्रदूषण पदार्थ हैं। ये पदार्थ जल को विभिन्न प्रकार से प्रदूषित कर देते हैं। क्लियर है आपको? बस लगातार पढ़ते रहिए, घबराइए नहीं। जो प्रश्न आपको कठिन लगे बस ये सोचिए कि इसको मैं आज सिर्फ पढ़ने के लिए बैठी हूं, है ना, या बैठा हूं, जो भी आपका जेंडर हो। और मंद बुद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? बताइए। मंद बुद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए या आयोडीन या कैल्शियम या लोहा? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मंद बुद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो 87 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, आयोडीन। क्लियर है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आयोडीन की कमी के कारण मंद बुद्धि हो जाती है। तो सभी मनुष्यों के लिए आयोडीन एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है। मानव शरीर में करीब 15 से 23 मिलीग्राम आयोडीन होता है। मंद बुद्धि आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी से गलगंड भी हो जाता है तथा गर्भवती माताओं को लंबे समय तक आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है, तब ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जिनमें शारीरिक या मानसिक विकार होते हैं। तो आयोडीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। अगला क्वेश्चन है आपका 88।
जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है, तब अशिक्षा अभिव्यक्ति होती है एक। बताइए, जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है, तब अशिक्षा अभिव्यक्ति होती है एक। क्या? आश्रित चर या स्वतंत्र चर या अंतःनिर्भर चर या डी सहसंबंध। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बता दीजिए। जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है, तब अशिक्षा अभिव्यक्त होती है एक आश्रित चर में या स्वतंत्र चर में या अंतःनिर्भर चर में या सहसंबंध में। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से बताइए। 88 का, तो 88 का सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आश्रित चर होती है, क्लियर है आपको, तब अशिक्षा आश्रित चर में अव्यक्त होती है। जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है, तब अशिक्षा एक आश्रित चर के रूप में अभिव्यक्त होती है। आश्रित चर वह है जिसमें हम प्रयोग में मापते हैं कि प्रयोग के दौरान क्या प्रभावित होता है। आश्रित चर स्वतंत्र चर के प्रति प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि यह स्वतंत्र चर पर भी निर्भर करता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है। बताइए सामाजिक नियंत्रण किससे दृढ़ होता है? छोटे समुदायों से या एक रूपीय समुदायों से या धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में या उक्त तीनों में। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सामाजिक नियंत्रण होता है। छोटे समुदायों में या एक रूपीय समुदायों में या धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में या उक्त तीनों में। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। तो सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है 89 का सही ऑप्शन है आपका उक्त तीनों। ठीक है, तो छोटे समुदायों में सामाजिक नियंत्रण बढ़िया होता है। एक रूपीय समुदायों में तो होता ही है कि जहां पर केवल मुस्लिम है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा नियंत्रण है। समझ रहे हैं आप? जितने भी मुस्लिम देश देख लिए, महिलाओं पर कितनी पाबंदियां हैं वहां पर। पुरुषों पे भी हैं पाबंदियां, पर महिलाओं पर ज्यादा पाबंदियां हैं, तो वहां पर ज्यादा नियंत्रण में ले रखा है, क्योंकि वहां पर एक रूपीय समुदाय है केवल। क्लियर है आपको? और धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप ये समझ रहे होंगे एक एक चीज को, उक्त तीनों सही है। सामाजिक नियंत्रण छोटे समुदायों में, एक रूपीय समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों आज सभी दृढ़ रूप में पाया जाता है। इसके उल्लंघन करने पर दंड, सामाजिक निंदा का तिरस्कार आदि झेलना पड़ता है। क्लियर है आपको? तो अभी आप ईरान इराक की महिलाओं को देख रहे होंगे, हिजाब के खिलाफ काफी प्रदर्शन कर रही हैं। तो बहुत सी महिलाओं को मार दिया जा रहा है वहां पर, उनको दंड दिया जा रहा है कि सामाजिक नियंत्रण का वो उल्लंघन कर रही हैं। समझ रहे हैं आप? तो एक एक चीज आप ध्यान रखिए, बस अपने आसपास जो न्यूज में आप देख रहे हैं डेली, उन एग्जाम्पल से जोड़ कर देखिए। एक एक चीज आपको समझ में आने लगेगी और बहुत ही आसान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? बताइए, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स कूले के द्वारा या गुरविस तथा मूरे के द्वारा या लेपियर के द्वारा या कार्ल मैनहीम के द्वारा। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 90 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले ही उत्तर दिखा दिया। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, चार्ल्स कूले। सामाजिक नियंत्रण में चेतन तथा अचेतन प्रकार के उल्लेख चार्ल्स कूले ने किया है। चेतन क्या है? यानी कि कॉन्शियस माइंड, जिसे हम सक्रिय अवस्था कहते हैं। जब हम सोच विचार तर्क करके निर्णय लेते हैं तो हम बहुत ही सचेत और डरे हुए होते हैं, जैसे पहली बार ड्राइविंग सीखना। दूसरा है अचेतन, सब कॉन्शियस माइंड। जब हम किसी बात को जान लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तो हमारा मन उस हकीकत में ढल जाता है। और जैसे बच्चों को मन माता पिता पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है। क्लियर है आपको? तो सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, हमने कोई चीज सीखी और वो हमारे दिमाग में चली गई, वो बैठ गई वहां पर। जैसे क्या होता है कि हम कुछ कोई जनगण मन है, अगर आपने याद कर लिया है तो आपको 20 से कोई लाइन पूछी है तो शायद आप ना बता पाए, लेकिन आप सीरियल से लाइन पढ़ते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड से वो लाइनें निकल के आती रहती हैं। ठीक है, ऐसे जनगण मन है, क्या कोई जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उनके लिए हनुमान चालीसा है, या कोई भी अन्य चीज है जो आपने याद की है
आप पूरा एक साथ नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप पहली लाइन से शुरू करेंगे तो एक-एक चीज़ बता ले जाएँगे, ठीक है? तो यही होता है सबकॉन्शियस माइंड कि उसमें चीज़ें जाकर सेव हो जाती हैं, जब वो परत दर परत आप खोलते जाते हैं तो एक-एक चीज़ बाहर निकलती चली जाती है। क्लियर है आपको? तो अचेतन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं, बताइए। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर कौन से कार्य होते हैं? ए परिवार नियोजन, बी प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, सी माता एवं शिशुओं की देखभाल, डी उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित में से कौन से कार्य होते हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो 91 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है बी, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल। क्लियर है आपको? तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल होती है। क्लियर है आपको? तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल संबंधी कार्य होते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार के कल्याण की व्यवस्था है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना तथा परिवारों को सीमित कर अच्छे रहन सहन की प्रेरणा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतः केंद्रीय सरकार तथा कुछ विशिष्ट संगठनों द्वारा संचालित कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है। क्लियर है आपको? तो ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, ये ध्यान रखिएगा आप। आपका अगला प्रश्न है 92 यानी कि 92, परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है, बताइए। परवरिश की वो शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है। ए निरंकुश शैली, या बी अभिव्यक्ति शैली, या सी अनुज्ञाप्रद शैली, या डी आक्रामक शैली। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बताइए। 92 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 92 का आपका ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन? ए सही है, निरंकुश शैली कहलाती है। क्लियर है आपको? तो परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे निरंकुश शैली कहते हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है 93, निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है, बताइए। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? चावल की प्रोटीन, या जेलेटिन, या सी दाल प्रोटीन, या डी अंडा प्रोटीन। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है, बताइए। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? तो 93 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 93 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, जेलेटिन। क्लियर है आपको? जेलेटिन एक अपूर्ण प्रोटीन है। तो निम्न में से जेलेटिन अपूर्ण प्रोटीन है। प्रोटीन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से होता है तथा प्रोटीन मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के कुछ प्रकारों में फास्फोरस एवं सल्फर की भी अल्प मात्रा होती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रोटीन में उपस्थित नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व क्या है, बताइए। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व क्या है? ए प्रोटीन है, बी वसा है, सी कार्बोहाइड्रेट है, या डी खनिज लवण है। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, ये प्रोटीन है, या बी वसा है, या सी कार्बोहाइड्रेट है, या डी खनिज लवण है। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 94 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। बहुत ही आसान उत्तर है, कई बार मैंने आपको ये करवाया है और एक एक चीज आपको पढ़ाई गई है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट। तो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है। अपने छोटे आकार की वजह से इन्हें सरल कार्बोहाइड्रेट अणुओं में तोड़ा जा सकता है जिससे शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है। क्लियर है आपको? और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और निरंतर पढ़ते रहिए। इसी कारण कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का सबसे तेज स्रोत माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट फलों में फ्रक्टोज के रूप में, दूध में लैक्टोज के रूप में और शर्करा में सुक्रोज के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर है आपको? तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट दूध में किस रूप में पाए जाते हैं तो आप क्या उत्तर देंगे? लैक्टोज देंगे। क्लियर है आपको? लैक्टोज उत्तर सही होगा।
आपका अगला प्रश्न है कि कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है। वसा की, या प्रोटीन की, या कार्बोहाइड्रेट की, या विटामिन डी की। बताइए, कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो 95 का जो सही उत्तर है वो है ए, वसा। क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, वसा। क्लियर है आपको? तो कैरोटीन का शोषण करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। जब भोजन द्वारा विटामिन ए कैरोटीन या विटामिन ए एस्टर के रूप में ग्रहण किया जाता है, तब इसका पाचन एवं अवशोषण पित्त रस एवं वसा की उपस्थिति में होता है। बीटा कैरोटीन के अवशोषण के लिए ये चीजें आवश्यक है। कौन कौन सी? कैरोटीन का विटामिन में परिवर्तित होना, पित्त रस का क्रियाशील होना और वसा की उपस्थिति होना। क्लियर है आपको? तो ये तीनों चीजें आवश्यक है बीटा कैरोटीन के अवशोषण के लिए। आपका अगला प्रश्न है 96। दिए गए पदार्थों में से यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। विटामिन ई, या फास्फोरस, या लौह तत्व, या सभी विकल्प सही है। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। दिए गए पदार्थों में से यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। विटामिन ई, या फास्फोरस, या लौह तत्व, या सभी विकल्प सही है। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जल्दी से बताइए। तो 96 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, विटामिन ई। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। तो विटामिन ए, सी, ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वे तत्व होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से कोशिकाओं को बचाने में मदद करते हैं। क्लियर है आपको? विटामिन ई के 8 विभिन्न यौगिक होते हैं और इसका सबसे अधिक सक्रिय रूप अल्फा टोकोफेरॉल होता है। बालों और त्वचा के लिए ये विटामिन बहुत ही फायदेमंद होते हैं। क्लियर है आपको? विटामिन ई हरी सब्जियों, सूरजमुखी के बीज आदि में मिलते हैं। विटामिन ई की कमी से बांझपन की समस्या देखने को मिलती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है परामर्श की प्रक्रिया के घटक होते हैं। बताइए परामर्श की प्रक्रिया के घटक क्या होते हैं। परामर्श के लक्ष्य, या सेवार्थी, या परामर्शदाता, या उपयुक्त सभी। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। परामर्श की प्रक्रिया के घटक होते हैं परामर्श का लक्ष्य, या सेवार्थी, या परामर्शदाता, या उपयुक्त सभी। 97 का कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके जल्दी से बताइए। परामर्श की प्रक्रिया के घटक होते हैं। तो 97 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपर्युक्त सभी। तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। क्लियर है आपको? तो परामर्श प्रक्रिया के 3 घटक निम्न हैं। परामर्श के लक्ष्य यानी कि गोल ऑफ काउंसलिंग, और सेवार्थी यानी कि क्लाइंट, और परामर्शदाता यानी कि काउंसलर। परामर्श प्रक्रिया में परामर्श के लक्ष्यों को निर्धारित करके तथा लक्ष्य के आधार पर प्रार्थी के समस्याओं को जानकर उससे संबंधित समाधान परामर्शदाता द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध कराया जाता है। क्लियर है आपको? परामर्श दो लोगों के बीच में होने वाली प्रक्रिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। परामर्श को प्रभावी बनाने के लिए परामर्शदाता को क्या नहीं करना चाहिए। बताइए परामर्श को प्रभावी बनाने के लिए परामर्शदाता को क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका परामर्शी के साथ संघर्ष विकसित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी है आपका विरोध मत का ना होना। ऑप्शन सी है आपका दबाव की रणनीति का प्रयोग नहीं, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जल्दी से बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 98 का सही ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? तो परामर्शदाता को यदि परामर्श को प्रभावी बनाने के लिए उसे कोई बातों से बचना चाहिए तो ये होगा। जैसे कौन सी? परामर्शी के साथ संघर्ष की स्थिति से बचना चाहिए कि जिसे परामर्श दे रहे हैं उसके साथ आप संघर्ष ना करें। विरोधी मत से बचना चाहिए कि वो कुछ और बोल रहा है और आप कुछ और बोलना शुरू कर दें। दबाव की स्थिति ना उत्पन्न कर होने देना, कि मतलब उस पर प्रेशर ना बनाएं कि ये आपको मानना ही है। और पक्षपात से बचना होगा, निष्पक्ष रहना होगा और सलाह से नाराज ना हो। ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। परामर्शदाता को यदि परामर्श को प्रभावी बनाने के लिए कई बातों से बचना चाहिए तो जैसे ये है। ठीक है? अगला प्रश्न है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बताइए। तो इसका सही उत्तर है आपका 99 का सी, 6 कार्यालय हैं। क्लियर है आपको? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के कुल क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। एक अफ्रीका में है, दूसरा अमेरिका में है, तीसरा दक्षिण पूर्व एशिया में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। क्लियर है आपको? यूरोप में है, फिर पूर्वी भूमध्य सागरीय एवं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। क्लियर है आपको? तो 6 कुल कार्यालय हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 100। यूनिसेफ की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? बताइए। यूनिसेफ की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? ए लुडविग राशमन ने, या ए रसल ने, या सी कोफी अन्नान ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जब मैंने आपको यूनिसेफ पढ़ाया था तो ये नाम मैंने आपको 3-4 बार बताया था और ये भी कहा था ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और आज देखिए मॉक टेस्ट में आपके सामने ये प्रश्न आ गया। तो यूनिसेफ की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लुडविग रासमन ने, या ए रशेल ने, या कोफी अन्नान ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 100 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, लुडविग रासमन। क्लियर है आपको? ये कहां के थे? तो ये पोलैंड के थे। क्लियर है आपको? तो पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रासमन ने यूनिसेफ के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। क्लियर है आपको? तो यूनिसेफ की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? लुडविग रासमन ने निभाई थी। क्लियर है आपको? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके पास सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। अगर आपने मुखिया सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, तो आज ही जुड़े मुखिया सेविका गरिमा बैच से केवल 505 रुपए में। इसमें मिलेगी आपको सभी क्लास और पीडीएफ, जिनसे पढ़कर आपकी नौकरी होगी पक्की। तो देर किस बात की, गरिमा बैच से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर 27। कैसा लगा आपको आज का मॉक टेस्ट? करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और आज का जो प्रश्न था उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, इस मॉक टेस्ट को देखा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न हो भर्ती से जुड़ा हुआ, उसका वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।